अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, इंतहाई अहम केस की आज समाअत हुई है, बल्कि दरख्वास्त जो थी इस्लामाबाद बार की वो सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दी है। इस दरख्वास्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक ये दरख्वास्त लेकर गए थे इस्लामाबाद बार, और आज इसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस तहरीरी फ़ैसले में 7 सवाल उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इन सवालों के ऊपर ज़रा हम नज़र डालेंगे और हमारे साथ माहिर कानून भी मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ैसला जो है, क्योंकि दोनों पार्टियाँ जब भी कोई इस तरह का फ़ैसला आता है तो दोनों फ़रीक़ैन जो होते हैं वो मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में आया है और हक़ और सच की जीत हुई है। ये फ़ैसला किसके हक़ में है? और क्योंकि 7 सवालों के जवाब के लिए 7 दिन का वक्त भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो क्या वक्त से पहले ही मिठाइयाँ खाई जा रही हैं दोनों फरीकों की जानिब से? इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अगला लॉन्ग मार्च जो है उसकी इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उस पर एतराज़ लगा दिया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से, और ये कहा गया कि इस मामले पर, इस नुक्ते पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, तो एक मरतबा फिर से सुनवाई नहीं हो सकती है। दूसरा ये हमारा टॉपिक होगा। और तीसरा ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने असम्बलियों में वापस जाने का इंदिया दे दिया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाती है, असम्बलियाँ किस तारीख को तहलील होंगी ये बता दिया जाता है, तो हम वापस जाने के लिए तैयार हैं और अगले मरहले में अपना किरदार अदा करने के लिए भी तैयार हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लालचंद मली साहब, रहनुमा तहरीके, नादिर गबोल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वज़ीर आज़म के दौरे तुर्की से मुतालिक हम बात करेंगे कि वो कितनी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा, पाकिस्तानियों को कितनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए इस दौरे से। और तुर्की जो ऑलरेडी उसकी इकॉनमी जो है वो सफ़र कर रही है पाकिस्तान की तरह, क्या वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है? आगाज़ करते हैं जी। लालचंद मली साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। सर, सबसे पहले तो 6 दिन की डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब ने कि दोबारा से मैं लॉन्ग मार्च के लिए आऊँगा। 6 दिन की डेडलाइन ख़त्म हो गई है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले फ़ैसला करे, इजाज़त दे लॉन्ग मार्च करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ लग गया आपकी दरख्वास्त पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि हमारी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, PDM, इन सब ने लॉन्ग मार्चेस किए। वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको फैसिलिटेट किया। ये सब क़ुव्वतें जो आजकल हुकूमत में हैं, ये ख़ुद को बड़ी जमहूरी ताकतें और पार्टियां समझती हैं, और हम समझते थे कि इनको हमने इतना अकोमोडेट किया था तो इनमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर आँख में कुछ होगा, और ये गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी और फाशिस्ट जो है हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा इन्होंने वो किया कि तारीख का बदतरीन तशद्दुद किया गया। इतना तो तशद्दुद आमियत के दौर में भी नहीं हुआ सियासी कारकुनों पे जिन्होंने तशद्दुद किया। उसके बाद जो शेलिंग की गई है पाकिस्तान की तारीख में, इतनी एक दिन में इतनी ज़्यादा शेलिंग कभी नहीं की गई। सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों की चादर और चौधरी को पायमाल किया गया, घरों में दाखिल होकर रात को जो कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। और एंटी टेररिज्म, देखो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए गए। और जब खान साहब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सेंस किया कि ये हुकूमत चाहती है कि ब्लड शेड हो, ऐसा माहौल पैदा हो जिससे अनारकी बढ़े और मुल्क डिसेबिलिटी की तरफ जाए, मुल्क के हालात ख़राब हो जाए, जो हम समझते हैं कि बैरूनी एजेंडा भी है। उस सारे मामले को अवॉइड करने के लिए हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इस हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो इस हथकंडों का इस्तेमाल ना करे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी पार्टी को हक दे, जो आइन उनको हक देता है। आर्टिकल जो हमारे आइन के हैं 15, 16, 17, 18 वॉटेवर, और फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसको वो जो है मस्क ना करें, उनको अपने ताकत के जोर पे ना रोकें। वो आपकी जो दरख्वास्त है उस पर एतराज लग गया है, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा है कि इस नुक्ते पर ऑलरेडी सुनवाई हो गई है। और अगर हम थोड़ा सा जो आज फैसला है उसको देखें, आयशा, उस फैसले में करार दिया गया कि पूरा अमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन ये रियासत की इजाजत के साथ हो सकता है। तो एक यानी कि इसमें कहा गया है कि आपको जाकर इंतजामिया और हुकूमत से ही बात करनी पड़ेगी अगर आप एहतजाज करना चाह रहे हैं तो।
आयशा, जहाँ अब आप एतराज़ की बात कर रहे हैं तो देखें, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर्स है कोर्ट के, उस पर एतराज़ात लगते रहते हैं और उसका एतराज़ दूर करने के बाद दोबारा वही एप्लीकेशन या पिटीशन दाखिल की जा सकती है। पहले जो पिटीशन थी वेन्यू के डिसीजन के बारे में थी, एक उनका वो आया था, लेकिन ये नहीं था क्योंकि हमने भी इतने पूरे अरसे में ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो। और हमने 2014 में भी धरना दिया था, लेकिन हम पुरअमन थे, हम डी चौक पे बैठे हुए थे, पूरा 120 दिन बैठे। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो लॉ एंड ऑर्डर के ज़मरे में आती हो। हम अब भी यही चाहते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को चाहेंगे और दोबारा उनको करेक्शन के साथ जाएंगे पिटिशन में कि वो इस हुकूमत को पाबंद करे कि वो हमारे जमहूरी हक को ना करें। ठीक है, नादिर कबूल साहब, अगर दोबारा आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लॉन्ग मार्च करती है या धरना देने के लिए आती है, तो दोबारा से इसी तरह से रोका जाएगा? देखिए आयशा, मैं मली साहब की बातें सुन रहा था। पहली बात तो मुझे इससे इख्तलाफ है कि इन्होंने कोई रुकावटें नहीं की। इन्होंने अपने तौर पर भी बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च था, इन्होंने बहुत कोशिश की, पंजाब में स्पेशली। सिंध में तो जाहिर सी बात नहीं थी, मगर पंजाब में इन्होंने जगह जगह रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और जर्नलिस्ट के खिलाफ भी रुकावटें कोशिश करने की पैदा की। और दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर एक फैशिस्ट मूवमेंट आप रन कर रहे हैं, जिस तरह आपके लीडर इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि आपके जो वर्कर्स थे उनके पास असला था, आपके KPK के जो CM है वो खुद प्रमोट कर रहे हैं कि आपके जो असला लेकर आए, तो आगे से आप क्या उम्मीद रखते हैं हुकूमत से? हुकूमत देखें सिर्फ PTI या पीपल्स पार्टी या नून लीग की नहीं होती है, हुकूमत पूरे मुल्क की होती है, हर शहरी की होती है। अगर हुकूमत ये फील कर रही है कि आप एक आम पाकिस्तानी जिसका कोई लेना देना नहीं है लॉन्ग मार्च से, वो ही गोइंग अबाउट रनिंग हिज डे एंड हिज बिजनेस, उसके आप ज़िंदगी में रुकावट या मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के फैशिस्ट लॉन्ग मार्च या एक वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो भी इकदाम उठा सके उसको उठाना चाहिए। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दरख्तों को जलाया गया है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट, ये तो हमारे दीन इस्लाम में भी हमें हुक्म दिया गया है कि अगर जंग की सूरत में भी आपने दरख्तों को हार्म नहीं करना, स्पेसिफिकली मेंशन की गई ये चीज़। अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ ये PTI वालों ने किया है। और बात करते हैं रियासत मदीना की। देखिए पहली बात तो ये है, जो लोग इस लॉन्ग मार्च में आ रहे थे वो भी पाकिस्तानी थे और उनका हक भी है अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं। तो क्या आप लोगों के पास ऐसे कोई सबूत मौजूद थे जिसकी बिना पे आपको लगा कि ये एक फाशिस्ट जो है तहरीक चलाने के लिए आ रहे हैं इमरान खान साहब? किस बिना पर उनकी ये तहरीक जो थी या लॉन्ग मार्च था, उसको इस तरह से रोकने की कोशिश की गई थी? देखिए आयशा, बिल्कुल हम मानते हैं कि हर पाकिस्तानी बल्कि दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में उस मुल्क के शहरियों को पूरा हक होता है एक जमहूरी और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। मगर इनके केस में हमने बहुत सारे इनके वर्कर्स पहले से पकड़े। देखिए हुकूमत के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है और इदारे होते हैं, पुलिस होती है, सबके पास पुलिस के अंदर इंटेलिजेंस विंग होता है। तो उन्होंने बताया था कि इन्होंने अपने वर्कर्स को बेसिकली कन्विंस किया है कि आपने लड़ने के लिए आना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना है। इनके बहुत सारे वर्कर्स ने पकड़े। एक तो वो मशहूर है ये नियाजी एक्सप्रेस वाला, उसको हमने पकड़ा है। उसके पास कोई 25 से 30 सब मशीन गन्स निकले और इनके अब सवाल ये है नादिर साहब, 25 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त भी दी थी और हुकूमत को कहा भी था कि रास्ते से रुकावटें हटा दी जाएं। उस दिन ये सारे सबूत जो आप कह रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी, असलहा भी पकड़ा गया था, ये अदालत में क्यों पेश नहीं की गई? अदालत को क्यों कन्विंस नहीं किया गया कि ये तहरीक ठीक नहीं चल रही है या जो ये करने के लिए जा रहे हैं ये लड़ने मरने के लिए जा रहे हैं? देखिए अदालत में हुकूमत ने अपना केस बिल्कुल पुटअप किया और जो उस वक्त सबूत हमारी लीगल टीम के पास थी उन्होंने आगे से पेश किया। मगर मज़े की बात आपको बताऊं कि जैसे ही अदालत का अहकामात आए कि इनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए, तभी इन्होंने अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये बात खुद है कि जब तक इनको लग रहा था कि आगे से रेजिस्टेंस मिलेगी, इन्होंने कहा था कि हम इशू बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती करेंगे। जब इनको पता चल गया कि अब हुकूमत रुकावट हटाने जा रही है और इनको खुला छूट देने जा रही है, ये खुद भी पीछे हो गए। इन्होंने कहा अब तो मजा ही नहीं आएगा, अब तो पार्टी खत्म होने लगी है, तो
घर चले जाओ। यानी आप ये मान रहे हैं कि इनकी पार्टी तब तक ही थी, आपको पता था कि ये पार्टी तब तक ही है जब तक इनको रुकावटें और रेजिस्टेंस का सामना है, लेकिन उसके बावजूद ये रेजिस्टेंस हुकूमत ने दी। बहरहाल आगे बढ़ती हूँ मैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आज जो ये फैसला आया है इसके ऊपर हमने पहले भी देखा है कि जब भी इस तरह के कोई फैसले आते हैं तो जो फरीक़ैन हैं वो मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे हक में फैसला आ गया। ये फैसला फ़िलहाल अभी 7 दिन का वक्त दिया है, 7 सवाल पूछे गए हैं। किसके हक में है ये फैसला? PTI के हक में है, हुकूमत के हक में है, इंतज़ामिया के हक में है? क्या कहता है ये फैसला? पहली तो बात ये जी कि ये फैसला जो है ये आइन के हक में है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में नहीं, और बड़ा कॉन्शियसली इसके अंदर वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल किया गया है। PTI या किसी और का जमात का नाम नहीं लिया गया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा खूबसूरत फैसला है जस्टिस बंदयाल साहब ने लिखा है। उसमें ये चीज़ उन्होंने 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो क्लियर कर दी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हर शख्स का, इवन पॉलिटिकल जमात का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि सब्जेक्ट टू है परमिशन फ्रॉम द स्टेट। साथ ही उसी पैराग्राफ में आगे बात करते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है स्टेट इस परमिशन को सिर्फ तब विदहोल्ड कर सकती है अगर आर्टिकल 15 और 16 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है उनका कोई वायलेशन का चांस है, और आर्टिकल 15 और 16 राइट टू असेंबली है और अपना मार्च करने के राइट हैं, प्रोटेस्ट करने के राइट्स हैं, और उसमें क्या कुछ आ सकता है, यानी कि अगर आप किसी खतरे की पेशगी है, कोई ऐसी बात है कि कोई दहशतगर्दी का हमला होने का चांस है या कोई ऐसे मामला। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात सुप्रीम कोर्ट की एक साबका 2019 की जजमेंट पर रिलाय करते हुए वो ये कहते हैं कि इस बैलेंस की अगर कोई वायलेशन स्टेट करती है तो वो फिर अदालतें जो हैं उनके अंदर आ सकता है। तो अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में ये कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबल इज अ फंडामेंटल राइट जो कि हर शख्स के पास मौजूद है, विच इज सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब देखना यह है कि जो उस दिन मामला हुआ क्या वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल थी कि नहीं थी। मेरी अपनी राय में एज अ लीगल एक्सपर्ट या जो भी आप मुझे कहें, मेरे ख्याल में वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए रीजनेबल नहीं थी कि बिकॉज इट स्टार्टेड ऑफ विद अ डिसीजन बाय द कैबिनेट जो कि कह रहा था कि हमने ये लॉन्ग मार्च होने ही नहीं देना। तो बुनियादी तौर पर वो एक कदगन लगाई गई, सबवर्ट किया गया आर्टिकल 15, 17 और आर्टिकल 19 को। उसके बाद आगे जो एक्शंस लिए गए, कंटेनर्स लगाए गए, चीज़ों को रोका गया। ये जो आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया कि असला था तो इसकी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में क्यों नहीं दी? अटॉर्नी जनरल साहब ने तो अदालत में जाके कहा कि मुझे वक्त चाहिए, मैं आपको असिस्ट करूं, मुझे तो पता ही नहीं अदालत में क्या हो रहा है। जिस पर मज़ाहिर नकवी साहब ने उनसे पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप पाकिस्तान में नहीं रहते, कि आपको नहीं पता? सो अगर अटॉर्नी जनरल द हाईएस्ट ऑफिस as far as the lawyers are concerned representing the state ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ। कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब के पास थी असले की? अब हम असले पर भी आते हैं। अगर सब मशीन गन्स और ये सब कुछ हुआ है तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। अगला सवाल ये है कि लाहौर में ये सब मशीन गन्स अगर एक बड़े रेप्यूटेबल ट्रांसपोर्टर के पास है तो फिर तो ये पता नहीं कहाँ पर होंगी। तो ये असला जो है इसकी चेकिंग किसके जिम्मे है? स्टेट के जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे है, ये आपका काम है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। फिर दरख्तों के जलाने के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए हैं, और इस जजमेंट से ये तासुर मिलता है जो कि मैं अगर इसको सम अप करूं, ऑफ कोर्स PTI की एक्सेसेस का भी जिक्र किया गया है और वो इस हद तक किया गया कि चांसेस हैं कि वो भी हो, स्टेट की भी एक्सेसेस के चांसेस हैं जिसकी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। बट एक चीज अदालत ने अप्रिशिएट की है कि खान साहब ने जब ये चीज फील की कि चांसेस हो सकते हैं ऑफ एनी कॉन्फ्रंटेशन, तो ही कॉल्ड ऑफ हिज प्रोटेस्ट और वापस चले गए। अब मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूं अदना सा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी और स्टेट से भी कि ऐसी कौन सी जरूरत महसूस हुई, और वो आई एम श्योर वहां पर 1000-2000 बंदा तो फिर भी पहुंच गया था, कि उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं की? अगर आपकी इतला ये थी कि उन्होंने फायरिंग करनी थी, क्या आपने सिर्फ वही लोगों को पकड़ा जिन्होंने फायरिंग करनी थी कि उनको नहीं पकड़ा? वहां पर जो चलो 1000 बंदा मान लेते हैं, स्टेट का नंबर जो है वैसे 10,000 इन्होंने बोला था, 10,000 बंदा, तो उस 10,000 बंदे में से किसी एक बंदे ने फायर क्यों नहीं किया? वहां पर जो एप्रीहेंशंस थी उनको वहां पर पनपता किसी हमने क्यों नहीं देखा? अच्छा पंसोदा साहब, ये जब हम का हमारा एक केस जी हम जब ये सवाल करते हैं जो क्लियर नहीं कि ये क्यों रोकने की कोशिश की गई, तो पहले तो वो बयानात की बात करते हैं कि जी इनके कुछ जो रहनुमा थे उन्होंने कहा कि जी ये खूनी मार्च होने जा रहा है और मरने मारने की बातें जो है होने लगी। लीगली इन बयानात की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है अगर हम इस लॉन्ग मार्च की नज़र से देखें? क्या इन बयानात को अदालत में जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है कि देखें इनके रहनुमा या जो इनके लीडर्स हैं जिन्होंने लीड करना है आगे बढ़कर, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इनकी इंटेंशंस जो हैं वो ठीक नहीं है मुल्क के अमन व अमान को लेकर? क्या इस बेस के ऊपर रोका जा सकता है इस तरह के लॉन्ग मार्च को या प्रोटेस्ट को?
बयानात पर मेरा व्यू ये है कि अगर आपने बयानात की बेसिस पर प्रोसिक्यूट करना है तो फिर सबसे पहले साद रफीक साहब प्रोसिक्यूट होंगे मॉडल टाउन पर। उन्होंने कहा था आप वहां आएंगे, आपकी पूरी खातिर तवाज़ो की जाएगी, वो फिर खातिर तवाज़ो आपने होती हुई देखी। अगर बयानात पर प्रोसिक्यूट करना है तो राना सनाउल्लाह साहब ने रात वार्निंग दी है, ट्वीट की है और कहा है कि इस दफा हम वो चीज नहीं होने देंगे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। अगर बयानात पर आपने बात करनी है तो फिर सबसे पहले तो स्टेट, क्योंकि यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि लीडरशिप दोनों साइड्स की जो उनके बयानात हैं दे मस्ट बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। शेख रशीद साहब ने कहा अगर खूनी मार्च होगा तो वो बहुत अनरीजनेबल बात की उन्होंने। बेशक उनका मतलब ये था कि लोगों का खून निकलेगा, इवन देन ही शुड नॉट हैव सेड दैट। अगर किसी ने अनरीजनेबल बात की है तो इस बेसिस पर तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट। ये बयानात ये डेली देते हैं। मैं आपको 4 बयान बता देता हूं कि आप अगर वहां पर आएंगे, मैं एक टीवी प्रोग्राम में था जिसमें कहा गया कि जी हम फिर पानी भी पिलाएंगे और ऐसे पिलाएंगे कि आप याद रखेंगे। इन बयानात पर अगर आप जाने लगे तो उसके मुताबिक तो फिर आपने पानी ठीक पिला दिया। ले दे के सारे धरने के बाद अगर एक केस है तो उन 2 दरख्तों का या 3 का, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट तो अगर आप देखें तो 5 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरे हैं, उनका पर्चा किस पर, वो भी आज अदालत ने पर्चे का ऑर्डर कर दिया है। हमारी सेशंस कोर्ट लाहौर ने एक बड़ा जबरदस्त तफसीली ऑर्डर किया है कि ये जो FIR है ये डायरेक्टली उस पर उन्होंने मिनिस्टर साहब जो कंसर्न है उनको इम्प्लीकेट किया है और पुलिस को इम्प्लीकेट किया है। So from that point of view, if you look at it and observe, it means कि ये तो सीधा सीधा जो खुरा है जिसे पंजाबी में कहते हैं इनके घर जाता है। सो ये बयानात पर बेस नहीं आप कर सकते, आईनी बात है। यही लॉन्ग मार्च जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, यही लॉन्ग मार्च मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत दफा किया, यही लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया जिनकी एक रिकग्नाइज्ड मिलिटेंट विंग है अंसारुल इस्लाम। उस टाइम पर तो ये सारी चीजें नहीं हुई। ये आज ही इस आइन का इस तरह इस्तेमाल क्यों किया? और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो आई थिंक एक मशले राह बनेगी। बिल्कुल जस्टिस बंदयाल साहब ने जिस तरह कहा था, सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने फ्रेम किए, वो आई थिंक उनके आंसर आने चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नॉट तहरीक इंसाफ, PTI और एनीबॉडी एल्स, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। और आज जो ये फैसला है उसमें इख्तलाफी नोट जो है लालचंद मली साहब, उसकी भी बड़ी अहमियत है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो लिखा है इख्तलाफी नोट, वो कहते हैं कि ऐसे सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखिए आयशा, जो जजमेंट आया है वो जजमेंट को आप जो डिसेंट नोट है उस पर आप नहीं देखते, जो मेजॉरिटी नोट होता है उस पर आप देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हम पीसफुल रहे हैं, हम पीसफुल एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है, जैसे आपने पहले कहा कि उनका फ़ैसला है कि स्टेट से उसको जो है कनेक्ट किया गया है कि उनकी परमिशन होगी, तो स्टेट का रवैया अगर इस तरह का होगा जो आपने देखा है, जैसे बैरिस्टर साहब ने भी बताया, राना सनाउल्लाह मैसेज उन्होंने ट्वीट की है, हमने तो अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं की है और उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दी है कि अगर दोबारा आए तो हम ये करेंगे। और आप अखबारात में रिपोर्ट्स देख रही हैं कि इन्होंने फिर जो है उसका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कंटेनर्स का बंदोबस्त शुरू कर दिया है, उन्होंने टीयर गैस शेल्स खरीद करना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक फासिस्ट हुकूमत है, ये बारबेरिक है और ये क्योंकि एक कंस्पिरेसी के थ्रू आई हुई है तो उन कंस्पिरेटर्स का इनको फुल सपोर्ट है। ये जो आप दरख्वास्त लेकर गए हैं दोबारा इंशाल्लाह कोर्ट के पास, और जो दरख्वास्त लेकर आप गए हैं, अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलता या जिस इजाज़त की आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त दे कि हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, उसके ऊपर वो एतराज़ बरकरार रहता है और अदालत से रिलीफ नहीं मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या फिर भी आप लॉन्ग मार्च करेंगे? और ये जो रियासत से बातचीत या इंतजामिया से बातचीत का मामला है, हमारी दरख्वास्त ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त दे कि हम लॉन्ग मार्च करें। हम क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारा फंडामेंटल राइट जो है असेंबली का, एसोसिएशन का, स्पीच का, वो मुतासिर हुआ है। और जिस तरह से आपने देखा, ये अदालतें तो इंसाफ प्रोवाइड करती हैं, रात को 12 बजे भी खुल जाती हैं। ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला नहीं है, ये इमरान खान का मसला नहीं है जिस पे हम बाहर जाना चाहते हैं, हर पाकिस्तानी का मसला है। तो कोर्ट या तो उस पर कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर करेगी या एडवाइस करेगी। और अगर वो कहेगी कि आप ये प्रोसेस फॉलो करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो प्रोसेस भी फॉलो करेगी। लेकिन हर सूरत में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट भी करेगी और इस हुकूमत को हटाने के लिए अपना हर आईनी और कानूनी स्टेप लेगी। और इस हुकूमत के लिए भी यही जो है जो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो नगारे खुदा को समझे, नगारे आवाम को समझे और इलेक्शंस अनाउंस करें और फ्रेश इलेक्शंस के जरिए जो आए वो आके इस मुल्क के हवाले से फैसले करें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नादिर कबूल साहब, इमरान खान साहब ने यह खदशा जाहिर किया है कि वो बनी गाला इसलिए नहीं आ रहे कि उनको गिरफ्तारी का या फिर उनको नज़रबंद करने का खदशा है। ऐसा कोई मंसूबा है इस हुकूमत का? और अगर गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी इस तरह की बात कर चुके हैं कि उनको खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने यह फैसला करना है, तो क्या इत्तेहादी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा है? और अगर है तो क्या जो एक्सपेक्टेड जो रिएक्शन होगा आवाम का, उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी शख्स जिसके ऊपर FIR कटी हुई हो और उसके इन्वेस्टिगेट करना हो और वी हैव प्रोबेबल कॉज टू बिलीव दैट ही कैन बी चार्ज एंड शुड बी चार्ज, तो उसको बिल्कुल अरेस्ट करने का इख्तियार रखती है हुकूमत। मगर फ़िलहाल कोई इस तरह का प्लान नहीं है। अगर करना होता तो उनको वाकई में KPK से भी अरेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत इज़ नॉट लिमिटेड टू इस्लामाबाद, इट हैज़ go anywhere in the country and arrest a wanted person। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब अगर इतने ही बहादुर हैं जितना वो क्लेम करते हैं और अगर अपनी आवाम को लड़ने के लिए उकसा रहे हैं, तो सबसे पहले खुद क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट करते हैं? और अगर इतना ही अपने स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते हैं तो पार्ट ऑफ द स्ट्रगल इज़ गोइंग टू जेल। अगर कोई ऐसा सियासी लीडर है जो जेल जाए बगैर उसने अपने हाइट ऑफ द करियर रीच किया, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे और बहुत सारे लोग हैं, मतलब जेल इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई मीन, व्हाई इज ही स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू जेल? आई डोंट अंडरस्टैंड। It's just like the fact that he's enticing the public to bear the heat of summer, but his own kids are in London enjoying a lavish, luxurious life. Behral, coming back to your question, देखिए, अवामी रद्द अमल तो इमरान खान बहुत पहले से कह रहे थे कि अगर मैं असेंबली से निकलूंगा तो मैं ज़्यादा डेंजरस हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आवाम को मिसगाइड करे और उकसाए कि वो सड़कों पे निकले, पर जितना इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका शायद 10% भी नहीं निकला होगा। एंड स्पेशली फ्रॉम कराची, यस, देयर वर पॉकेट्स विद सम पीटीआई। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसको हमने हमेशा मुफाहिमत की बात करते हुए देखा है, और स्टाइल नहीं है पीपल्स पार्टी की सियासत का ये गिरफ्तारियां और जिस तरह से लोगों के घरों पे छापे मारे गए या फिर जिस तरह से तशद्दुद हमने देखा, जो टीवी पर देखा, जो तस्वीर हमने देखी, तो ये नज़रियात में फ़र्क आ गया है पीपल्स पार्टी के, या फिर इस हुकूमत में शामिल होने के बाद नज़रिए थोड़े से तब्दील हो गए हैं, या फिर सियासत करने का स्टाइल तब्दील हो गया पीपल्स पार्टी का? नहीं, कतई तौर पे नहीं, मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले और आज भी हमेशा यही कहती है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, द कीवर्ड इज पीसफुल, बट इफ़ यू हैव रीज़न टू बिलीव कि इसके लीडर इमरान खान खुद और दूसरे मरकज़ी लीडरान पब्लिक को बेसिकली हिंट्स करा रही है कि आप वेपन्स लेकर आएँ, और उनके काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो वेपन्स लेके गए थे, तो जाहिर सी बात है द गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है और वफाक में कोalition गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलेगी कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो पुलिस वगैरह किस लिए होते हैं? वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए तो नहीं होते ना। दे आर हियर टू इंश्योर दैट कॉमन मैन इज सेफ एंड सिक्योर। अगर एक वर्किंग डे है, वीकडे है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, पर मुश्तइल अफराद उनको रोक रहे हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कराची में हुए हैं ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पे मेन चौराहों पे PTI वर्कर्स ने पासर्स बाय को रोका है, और जो गाड़ियाँ नहीं रुकी है उनके ऊपर चप्पलें भी फेंके हैं, पत्थर भी फेंके हैं। तो जाहिर सी बात है द लॉ नहीं, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन के क्यों नहीं पब्लिक निकले हैं, तो जो थोड़े बहुत PTI सपोर्टर्स निकले थे वो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं आम आदमी पे, आम पासर्स बाय पे। अगर उनको शक पड़ रहा है कि कोई शख्स है पीपल्स पार्टी वाला है या किसी और पार्टी वाला है, तो उस पर भी फ्रस्ट्रेशन तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को जिस तरह से तोड़ा गया, ये हम ये कहें कि ये पुलिस ने अपनी, या फिर जो सादा लिबास में मलबूस लोग थे, पता नहीं वो कौन थे, उन्होंने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली उनकी गाड़ी को तोड़कर या उनको खींचकर,
उनकी उम्र क्या है, ये देखे बगैर? उसमें तो पुलिस ने ये प्ली डाला है या ये इट्स देयर कंटेंशन दैट यास्मीन राशिद ट्राई टू रन ओवर अ बैरियर। अगर पुलिस ने एक बैरियर कहीं पे लगाया हुआ है या कोई टिकट लगाई भी है तो गाड़ी ने रुकना होता है। मैं भी अगर देखूंगा कि एक सामने पुलिस का पिकेट लगा हुआ है या बैरियर लगा हुआ है या चेक पोस्ट लगा हुआ है तो मैं थोड़ी समझूंगा कि मैं क्योंकि मिनिस्टर रह चुका हूँ माजी में तो आई एम अबव द लॉ एंड आई डोंट हैव टू स्टॉप, आई कैन रन देम ओवर। तो दैट्स व्हाट द पुलिस हैज पुट इन देयर केस के शी ट्राइड टू रन देम ओवर एंड दे हैड द राइट टू स्टॉप हर। अगर वो नहीं रुकी पुलिस हैज द राइट टू यूज फोर्स एज वेल। इसमें मतलब व्हाई आर पीपल सरप्राइज्ड ओवर दिस? अगर यास्मीन राशिद प्रूव कर सकती हैं कि नहीं वो रुकी थी और फिर भी पुलिस ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं या उनको नुकसान पहुंचा है तो जाहिर सी बात है जो फिर डैमेजेस होंगे वो स्टेट फिर उसकी जिम्मेदार होगी। बट एज फार एज नाउ द केस इज दैट ट्राई टू रन द पुलिस ओवर। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक मरतबा फिर से ज़रा आ जाते हैं। ये जो आज पीटीआई की दरख्वास्त जिस पर एतराज़ लगाया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, अगर ये एतराज़ बरकरार रहता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचता है अगर ये इनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर नहीं की जाती है? तो मैं जी पीटीआई का जो फैसला है टू फाइल दिस पिटिशन, इससे बुनियादी तौर पर इस स्टेज पर अग्री नहीं करता। आज के फैसले के बाद मेरा नहीं ख्याल उनको खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई पॉसिबिलिटी ऑफ एन एडवर्स ऑर्डर जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन दे दिया, और मैं तो समझता हूँ ये डिसीजन भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये अदालतों के काम नहीं है कि बताया जाए कि किसने करना है प्रोटेस्ट, किसने नहीं करना, किसको रोका जाए नहीं कर। ये रवैया गलत है जो हम अदालतों में ले जाकर पूछते हैं कि सर आप बताएं, ये उनका काम नहीं है और हम उनको गलत अफेयर्स में डेल्व करते हैं। यहाँ पर अब चूंकि एक जजमेंट आ गई है अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वी आर बाउंड टू फॉलो दैट जजमेंट। अब इसके बाद फिर जाके पूछते नहीं चाहिए बताएं मैंने एहतजाज करना कैसे है, मैं कहाँ से निकलूं, मैं शलवार कमीज पहनूं या ना पहनूं। आई मीन इट इज पॉइंटलेस to go and present such questions before the court. मैं समझता हूँ कि तरीके इंसाफ को ये पिटिशन वापस लेनी चाहिए, इस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो फैसला आ गया है इसकी आड़ में जैसा एहतजाज जो कि वो करे, नॉट दैट के मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हरकत करें जो कि कानून और उसके मुनाफी है। एंड कुछ चीजें जो है दे शुड बी लेफ्ट टू द पब्लिक एंड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के काम में लेजिस्लेट करना, ये जब हम इस तरह के फैसले लेना शुरू हो गए जो एक रिवाज बन गया, 63A का ओपिनियन भी वहीं भेजना है, क्या होना है वो भी वहीं भेजना है, चेयरमैन नैब किसने लगाना है, ये सब चीजें जो हैं ये डोमेन है पार्लियामेंट की। हमारे पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी इस बात से मैं जरूर एग्री करूंगा कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स हैं उस पर अरेस्ट भी बनता है, हर चीजें। बट ये एग्जीक्यूटिव की पावर, एग्जीक्यूटिव का रोल, पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट का रोल उनको एक्सरसाइज करने दे। और खुदारा लेकिन बैरिस्टर साहब जब एक डेडलॉक हो, कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ना हो, उसको अडॉप्ट करें। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लाइन विद आर्टिकल 15, 16 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जी इट विल बी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टेड। अगर नहीं होगा तो बात खत्म हो जाएगी। लालचंद वली साहब, सर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। अब जो एक नया खदशा जाहिर किया है, खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि उनको नजरबंद किया जा सकता है, इस पर तहरीके इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी और रद्द अमल क्या होगा? आयशा देखिए, जो पहले आपने गबूल साहब से पूछा और एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ये जो एतराज़ हुआ या जो उन्होंने शेलिंग की और लोगों पे लाठी चार्ज की, फायरिंग की, वो इसलिए की कि इनको ख़तरा था कि यहाँ पे तसद्दुम होगा, यहाँ पे हम आर्म्स ले आ रहे थे। तो मेरा सवाल ये है कि सिंध में सक्खर, लाड़काना, कराची, उमरकोट, वहाँ पे कौन से लोग आर्म्स लेके आ रहे थे? मैं खुद जो है पार्लियामेंट्रियन रहा हूँ, मुझ पे लाठी चार्ज हुआ। अली जैदी फॉर्मल फेडरल मिनिस्टर, हमारे MPs घरों से उठा लिए गए, MNAs, एक्स MNAs को घरों में जाके रात को गिरफ्तार किया। ये तो कहते थे कि सिंध में PTI है नहीं, तो इनको क्या खौफ हो गया था PTI से कि इन्होंने सिंध में भी रात को घरों में जो दाखिल होकर लोगों को गिरफ्तार किया। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखिए, ये वो वक्त नहीं है जब भुट्टो को फांसी दी गई थी और कुछ भी नहीं हुआ था और खामोशी छा गई थी। इमरान खान को नजरबंद करेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो उसका रिएक्शन इंतहाई ज्यादा होगा जो इस मौजूदा हुकूमत के सोच समझ से बाहर होगा। इस वक्त खान साहब वहां पे मौजूद हैं पेशावर में, वो KPK के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। हम नेक्स्ट जो हमारा जो मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, वो पंजाब भी जाएंगे, वहां पे भी वो मोबिलाइजेशन करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन्होंने जो मुकदमात किए, इन्होंने इधर ही
कितनी मुकदमात किए इस्लामाबाद में। इन्होंने ये जो पीपल्स पार्टी जो बनी घूमती है चैंपियन अपना डेमोक्रेसी की और इज़हार राय के आज़ादी की, इन्होंने सियासी कारकुनों पे सिंध में दहशतगर्दी के मुकदमात दायर किए हैं, बच्चों को गिरफ्तार किया है, छोटे छोटे बच्चों को, फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है। इन्होंने वही काम किया है जो लाहौर में हो रहा था, इन्होंने वही काम किया है जो कराची और इस्लामाबाद में हो रहा था। तो ये इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। इनमें ये जब अपोजिशन में होते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं और जब हुकूमत में आते हैं तो इनका और ज़िया-उल हक का रवैया एक जैसा ही हो जाता है। अच्छा लालचंद मनी साहब, लॉन्ग मार्च की बात हो, नैब इस्लाहात की बात हो या फिर एहतसाब का अमल हो, हर मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में लेकर चली जाती है। आपने हर मामला बातचीत की बजाय, जो ऑपोजिशन में आपकी पार्टियां मौजूद हैं या जो इस वक्त हुकूमत में है, उनसे बातचीत की बजाय आप अदालत की राह क्यों देखते हैं कि अदालत आए और मामले को सॉर्ट आउट करे? आपस में आप लोग मुज़ाकरात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं हम मुज़ाकरात के लिए ओपन हैं, हम मुज़ाकराती हर चीज़ का हल होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम ये फैसला कर चुकी है कि वो गुलामी नहीं करेगी, उसको आज़ादी चाहिए, तो ये मौजूदा जो हुकूमत है ये इलेक्शन की डेट दे दे एज सुन एज पॉसिबल, और फिर हमारी पार्टी उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी, हमारे डेलीगेशन इनसे मिल लेंगे। अगर ये हुकूमत समझती है कि हम आयरन हैंड से, हम लोई ताक हाथ से, उन गोलियों से, इन बंदूकों से पाकिस्तान तहरीक इंसान के कारकुन को खामोश कर देंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। हाँ, बातचीत करनी है, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए एक माहौल पैदा होना चाहिए, जो क्योंकि ये खुद भी तो कहते रहते थे कि हम तब इलेक्शन कराएंगे, उससे पहले जो है हम नैब को लॉ चेंज करेंगे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे। तो इन्होंने नैब को चेंज करके खुद को एनआरओ तो दे दिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे इन्होंने डिफॉर्म कर दिया, रिफॉर्म के बजाय कि उन्होंने जो हमारे ओवरसीज भाई थे उनसे वोट का हक खींच लिया, उन्होंने ईवीएम्स का जो ऑप्शन है वो खत्म कर लिया, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन पे डालते रहते थे कि वो नहीं मान रही है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आ गया है कि हम किसी भी वक्त हमें अगर गवर्नमेंट फैसला करेगी तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। अब तो अब इनके पास कोई वजह नहीं है कि ये जो है अपने इस डिक्टेटोरियल और इलेजिटिमेट रूल को आगे ले जाए। इनको फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए अगर इनको थोड़ी सी भी पाकिस्तान की फिक्र है। और आप देखें ना, इनका ये जब से आए हैं तो ये इनका 17 दौरे हो चुके हैं, फॉरेन ट्रिप्स हो चुके हैं, 6 प्राइम मिनिस्टर के हो चुके हैं, और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो वहां पे महंगाई का रोना धोना लेके सिंध से आके इस्लामाबाद पहुंचे थे। तो 200 रुपए तो पर केजी आपने घी बढ़ा दिया है, 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है, आप और महंगाई करने जा रहे हैं, आप तारीख के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी रेज करने जा रहे हैं। तो इस पे भी तो बिलावल भुट्टो साहब चलो लॉन्ग मार्च ना कर दे, एक बयान ही दे दे, मजम्मत कर दे, या ऐसा कोई वाया मीडिया बताए। इनकी तैयारी नहीं थी, ये खुद को बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग समझते थे, कहते थे, और ये सारे एक्सपीरियंस्ड लोग 2 महीने के अंदर अंदर फेल हो गए हैं और ये भागते घूमते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है लालचंद मनी साहब, बजाय इसके कि आवाम के साथ हो, आवाम को ये फेस करे। बैरिस्टर साहब, आप कह रहे थे कि इस तरह के मामलात को बहुत ज़्यादा अदालत में नहीं जाना चाहिए, या हर मामले को लेकर आप अदालत में ना जाएं, इससे इदारे भी कंट्रोवर्शियल होते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है उसके अंदर क्या ये मुमकिन है कि अदालत अपने आप को इस तरह के मामलात से दूर रख सके? देखिए, अदालत के लिए इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि जब मुल्क की सिचुएशन ऐसी हो जिसमें एक बार एसोसिएशन जो कि बड़ी हमारे लिए मोहतरम है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उसने ये फील किया कि ये मामलात इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो वो कोर्ट में चलेगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कोर्ट का पैराग्राफ 10 है उसमें और आइन में क्या फ़र्क है? आइन में भी लिखा हुआ है कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ अपना हर फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, अदालत के फैसले में भी ये लिखा हुआ है। उसके अलावा अदालत के फैसले में ये लिखा हुआ है कि हम इस चीज़ का एक प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए कि किसका कसूर था। आइन में भी लिखा हुआ है कि वो कल्पेबल है कोर्ट्स में। सवाल ये कि आपको क्यों जरूरत पड़ती है अल्टीमेट आर्बिटर के पास हर दफा जाने की? लेकिन ये हुकूमतों की पॉलिटिकल फोर्सेस की वीकनेस होती है जब एक दूसरे के खिलाफ अदालत में जाते हैं। आप अदालत में जाएं सिविल मामलात में, क्रिमिनल मामलात में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अदालत का भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना फर्ज है, जो कि वो करती हैं और हमारी अदालतें बेचारी कोशिश भी करती हैं।
लेकिन हमारे सियासतदानों का प्रॉब्लम ये है अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग पीटीआई कि जी हमने आपसे ही हर चीज का फैसला करवाना है। अब अगर हाल ही में देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकर्स रूलिंग 63A डिसिडेंट्स, हर चीज अदालत ने फैसला किया है। तो आप मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट जो है, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, जो कि आइन का बुनियादी ढांचा हर चीज ये कहती है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और उसके नुमाइंदगान के थ्रू वो पावर एक्सरसाइज होती है, तो अदालत बीच में कहां से आ गई? आप क्यों उनको इन्वॉल्व करते हैं? मुझे इतराज अदालत पर नहीं है, अदालत तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मुझे एतराज पार्लियामेंटेरियंस पर है कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। ये इकट्ठे बैठकर ये क्यों नहीं डिसाइड करते कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी या 5 साल की होगी? कहते हैं अदालत बताए। बैठ के ये क्यों नहीं फैसला करते कि आप लोगों ने 18वीं तरमीम से पहले ये चीज डिसाइड की थी कि फ्लोर क्रॉसिंग खत्म करनी है? ये अदालत ने तो नहीं डिसाइड की थी, लेकिन आज उनके पास आप ये पूछने चले गए जी कि जो हमने 18वीं तरमीम से पहले फैसला किया था, रजा रबानी साहब जो कि हमारी पार्टी में है और फलाना आपकी पार्टी में, उन्होंने वो जो सोचा था वो सोचा कैसे था, जरा बताइएगा। ये काम करने वाले हैं। दिस इज बेसिकली इनवाइटिंग जुडिशरी इनटू पॉलिटिक्स, जिसकी जरूरत नहीं है। और जुडिशरी अपने आप को बहुत डिस्टेंस करती है और करती रही है। जस्टिस बंदयाल के फैसले बार बार ये बोल रहे हैं कि ये मामलात जो हैं इनको आप अपने तय रखें। इवन 63A के ओपिनियन में भी उन्होंने कहा ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो आपने तलवार चलानी है ना, ये आप अपने सर पे चलाएं, हमारे से मत पूछे। हमारे से आप क्यों पूछ रहे हैं? हमारा काम तो आइन को इंटरप्रेट करना है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस बाज नहीं आ रही। और बैरिस्टर साहब, ये पॉलिटिकल फोर्सेस की जो आप बात कर रहे हैं, इनके जो रवैये हैं इदारों के ऊपर आवाम के ट्रस्ट डेफिसिट में भी इजाफा करते हैं। इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें, बयानात या जलसों में जिस तरह की लैंग्वेजेस तमाम सियासी पार्टियों के अंदर जिस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर हर मामले को पार्लियामेंट में सॉर्ट आउट करने की बजाय अदालत में लेकर जाते हैं, तो आवाम भी ये सब कुछ देख रही होती है और आवाम का जो भरोसा है इदारों से वो भी उठना शुरू हो जाता है। क्या कहते हैं आप इस पे? आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। आइन का कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। तो कानून का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, हर एक का अपना रोल है। लेकिन जब एक दूसरे के रोल में आप धकेलेंगे उनको, तो फिर ऑटोमेटिकली रोल्स एक्सचेंज होंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर मिलिट्री डिक्टेटर्स भी आएंगे, मिलिट्री कूज भी होंगे, फिर जुडिशियल कूज भी होंगे, फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। अब लेट्स से आज का फैसला है, इस फैसले को इस वक्त दुनिया का हर साइंसदान ट्विटर पर बैठकर लीगल एक्सपर्ट बन के इसकी डिस्कशन कर रहा है, और एंड में कुछ ऐसे बेशरम और बेवकूफ लोग हैं जो हमारे जजेस के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका कसूरवार आप मुझे बताएं कौन है? जजेस को आर्टिकल 68 से बाउंड है, नहीं बोल सकते, ना कोई जवाब दे सकते, ना उनका कोई स्पोक्स पर्सन है, ना ही हमें वकीलों को शौक है या होना चाहिए कि हम उनके स्पोक्स पर्सन बने। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़े फ्रैंकली हर चीज सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में ले जाके तो वहां पर मैटर्स डिसाइड करवाएं। इस लॉन से मतलब है कि कोर्ट्स की बात, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद उनको जो गलत बातें होती हैं वो इनको एड्रेस नहीं, और ये साइड पर होकर बैठ जाएं कि जी हम तो इनका वेट कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अंदर दिल बड़ा करने की जरूरत है, ये डेडलॉक खत्म करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, और हमारे बातों का वक्त मेरे पास जो है इस सेगमेंट का खत्म हो गया। हमें एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से बाद हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की से मुताल्लिक कि वो कितनी अहमियत का हामिल है और कितनी मदद वहाँ से हमें मिल सकती है। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस पर। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की से मुताल्लिक। वज़ीर आज़म तुर्की में मौजूद हैं, 3 रोज़ा दौरे पर अपने 54 रुकनी वफ्द के हमरा वो गए हैं। वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं, तुर्क सदर से भी उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा वज़ीर तिजारत जो हैं तुर्की के, उनसे मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ़ कंपनियों के सरबराहान से, सरमायाकारों से मुलाकात हुई है। और अहम जो फील्ड्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान में किस तरह से तुर्की सरमायाकारी कर सकता है, या तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में, उस पर उन्होंने बातचीत की है। इस दौरे से कितनी उम्मीदें पाकिस्तानी अवाम को रखनी चाहिए? क्या तुर्की जिसकी खुद की मुआशी हालत इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो पाकिस्तान के सिलसिले में कोई मदद कर सकता है, या ये दौरा जो है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस के लिए कितनी अहमियत इख्तियार करता है? इसके ऊपर हम बात करते हैं। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, सरबराह TRT उर्दू, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर यही सवाल मेरा कि क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमें वज़ीर आज़म और जो उनका वफ्द साथ गया है उनके इस दौरे तुर्की से? एक्चुअली देखा जाए, पंजाब के वज़ीर आला अपने जो शहबाज शरीफ रह चुके हैं, उनके
उस वक्त से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ बड़े गहरे तल्लुकात चले आ रहे हैं, और इस तल्लुकात ही की वजह से जो है वज़ीर आज़म ने देखा है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो है टर्की का दौरा किया है और इन तल्लुकात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान को इन पर मुकम्मल भरोसा भी है, इत्मीनान भी है, और उनके पुराने दोस्त भी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए। तो इस वक्त शहबाज शरीफ भी जो है, इस वक्त जो दोनों ममालिक के सरबराह के दरमियान जो है मुलाकात का सिलसिला जारी है, और थोड़ी देर तक प्रेस रिलीज जो है, प्रेस जो है कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो है दोनों सरबराह प्रेसिडेंसी में मौजूद हैं। जी सही। अच्छा सर, इससे पहले हमने ये भी देखा कि इस साल के आगाज़ में तुर्की की जानिब से ऐलान किया गया था कि 50 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाएगी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। ये जो रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत की तब्दीली हुई है, डेफिनेटली अगर हम देखें तो जब पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील होती है तो साथ पॉलिसीज़ भी तब्दील होती हैं, तरजीहात भी तब्दील होती हैं। तुर्की के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद गहरा या बेहतर करने के लिए, या पाकिस्तान की मदद करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या फिर ये मौजूदा हुकूमत? अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान और तुर्की के तल्लुकात जो है वो हुकूमतों की सतह पर तल्लुकात तो हैं, लेकिन जो तल्लुकात है मेरा ख्याल दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। ये दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान तल्लुकात है, जिसका आपने दे सकते हैं पाकिस्तान में कोई हुकूमत आए, पाकिस्तान में कोई हुकूमत जाए, बरसे इक़्तिदार आए, बरसे इक़्तिदार ना भी हो, पीछे चली जाए, जो कुछ भी, टर्की में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपने शहबाज शरीफ के साथ तुर्की के साथ रजब तैयब एर्दोगान के बड़े गहरे तल्लुकात हैं, उनको मुकम्मल इस पर इत्मीनान भी है, भरोसा भी, क्योंकि उन्होंने देखा जब ये पंजाब के वज़ीर आला थे तो उस वक्त इन्होंने बड़ा काम किया था। उस वक्त तुर्कों की फर्मों को पंजाब में बुलाया तो फर्मों ने, आपने देखा होगा, पंजाब का चेहरा जो है तब्दील करके रख दिया था। और अब ये मौका है एज ए खादमे आला पाकिस्तान के तौर पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब बड़ा काम कर सकते हैं, जो तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी। ये नहीं मैं कहना चाहूँगा इंसाफ ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मौका है शहबाज शरीफ के लिए, ये अपने तल्लुकात का इस्तेफादा कर सकते हैं। अपने तल्लुकात इनके बहुत गहरे हैं, जितने एर्दोगान, ये इमरान और एर्दोगान के नहीं थे, लेकिन शहबाज शरीफ के और एर्दोगान के बहुत ही करीबी मुरासिब हैं, जिसकी मिसाल दी जाती है। और मैं इसके ये कह सकता हूँ कि फैमिली टर्म है, दोनों खानदानों के दरमियान जाती ताल्लुकात भी हैं और फैमिली ताल्लुकात भी है, जिसका इसको शहबाज शरीफ को जो है मौके पूरा फायदा उठाना चाहिए। जी, पूरा फायदा उठाना चाहिए। और सर, कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिसमें तुर्की, जो इस वक्त खुद अगर हम देखें उसकी इकोनॉमी खुद सफ़र कर रही है, जिसकी वजह से रजब तैयब एर्दोगान साहब जो हैं तुर्क सदर, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना, कौन कौन से शोबों में इस सूरत हाल में तुर्की पाकिस्तान की मदद कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तुर्की और पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है डिफेंस प्रोडक्शन में बड़े एक दूसरे, मेरा सबसे जो करीबी तावन किया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो तावन हो रहा है डिफेंस प्रोडक्शन में हो रहा है। हाँ, अलबत्ता तुर्की जो है इस वक्त आपने देखा कि तुर्की टूरिज्म में जो है एक सुपर कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने है। दुनिया की दूसरी बड़ी टूरिज्म जो है वो टर्की में होती है। यहाँ पे हर साल तकरीबन 40 मिलियन के करीब जो है वो लोग सयाह जो है वो गैर ममालिक से आते हैं। तुर्की इस मामले में है और पाकिस्तान को लाजमी तौर पर इस तुर्की से तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। इस फील्ड में बहुत काम किया जा सकता है। टर्की के टूर ऑपरेटर्स को पाकिस्तान मदऊ किया जा सकता है और पाकिस्तान में जो है होटलिंग वो ये सारा कुछ है नज़्म ज़ब्त कायम किया जा सकता है और तुर्की के स्टाइल पे वहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। सेहत को अगर पाकिस्तान में एकदम प्रमोट कर दिया तो अब दुनिया जो है पाकिस्तान की वाह वाह करेगी, क्योंकि टर्की भी जो है किसी ज़माने बहुत पीछे थे, पाकिस्तान ही की तरह था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने की तरफ तवज्जो दी। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि टूरिज्म को सबसे पहले पाकिस्तान को टूरिज्म के एक्सपीरियंस से तुर्की से फायदा उठाने की जरूरत है। सही, पाकिस्तान को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं, पिछली हुकूमत के अंदर, तो हमने ये देखा था जो अल बैराक कंपनी थी जिसने पंजाब में बड़ा काम किया था और उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उसका भी एक एपिसोड जो था वो इस तरह का था जिसमें अल बैराक कंपनी ने काफ़ी बुरा माना, उनके साथ मुआहिदे जो थे वो ख़त्म किए गए। इस दौरे के दौरान भी उस कंपनी के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और शिकायत भी की है कि पिछले दौरे हुकूमत में उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की गई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं या इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं, ये भी फ़र्क डालते हैं आने वाले वक्तों के अंदर या फ्यूचर के अंदर, अगर कोई और कंपनी सरमायाकारी करना चाहे, कोई मुआहिदे करना चाहे किसी दूसरे मुल्क के साथ। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लाजमी तौर पर इसके मनफी असर मुरतब होते हैं। लेकिन आपको पता होगा शहबाज शरीफ एक ऐसे इंसान है जो अपनी खुशगवार मूड से, जो अपने जो है दिल की गहराइयों से तुर्की से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो
रूठे हुए लोगों को मनाने के फन से बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। जब ये पीपल अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो तुर्क तो इनके दोस्त हैं। जो कुछ भी कर हुआ है वो बड़े इनके पुराने दोस्त हैं। और अगर तहरीक इंसाफ की वजह से कुछ नुकसान भी हुआ है तो ये मैं आपको बता दूं, अगर शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने दौर को 1.5 साल या साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो ये आपको मैं शर्तिया तौर पर बताता हूँ, तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस नहज पर पहुंच जाएंगे जो पीछे नुकसान पहुंचा था, काफी आगे बढ़ सकते हैं। सही। अच्छा सर, अगर हम देखें इस वक्त मुस्लिम उम्मा को दुनिया भर में काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों ही बड़े प्रोमिनेंट मुल्क हैं। अगर इस्लामी ममालिक के लिहाज से देखा जाए, मुश्तरका तौर पर कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें अहम किरदार ये दोनों ममालिक मिलकर अदा कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो आपने देखा होगा कि फलस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, इनका साइप्रस का मसला है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और टर्की दो वाहिद ममालिक दुनिया में जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर एक जैसा ही मौक़िफ़ रखते हैं, फलस्तीन का मसला हो या साइप्रस का मसला हो या कश्मीर का मसला। हालांकि मुसलमान ममालिक में देखा होगा कि खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने बड़े वाज़ेह तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली से इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को थ्रेट भी दी थी कि आप इस जुल्म सितम से बाज आ जाएं। और ये है, इसीलिए तुर्की जो है पाकिस्तान की और पाकिस्तान तुर्की को हमायत करते हैं। प्लेटफॉर्म जो है ये साइप्रस हो जाए, किब्रस हो जाए या फलस्तीन के मसाइल हो जाए, बाकी और मुसलमानों के मसाइल हो, ये दोनों मालिक मिलकर जो एक ही जैसा मौका रखते हैं। मेरा मैंने आज तक बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर इन दोनों मालिक में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं देखा। हमेशा दोनों मालिक के वज़ीर ख़ारिजा जो भी हों, वो इस मसले को जो भी प्रॉब्लम भी आए उनको हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं और हमेशा कामयाब रहते हैं। सही सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है इस दौरा तुर्की के बाद? ये तो हमने बात कर ली, लेकिन तुर्की में भी अगले साल हम देख रहे हैं 2023 जून में इंतखाबात होने जा रहे हैं और सूरत हाल ज़रा ऐसी है कि रजब तय्यब एर्दोगान साहब की मकबूलियत थोड़ी सी कम भी हुई है। तुर्की किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस तरह से मज़ीद मजबूत करते हैं इस दौरे के थ्रू? देखिए, आपको ये मैं बता दूं, तुर्की और तुर्कों को एक चीज का भरपूर तरीके से एहसास है। अगर दुनिया में कोई उनका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, जिसे कहते हैं कि जरूरत के दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। उनको पता है जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान हमेशा इनकी बैक पर होता है। इस चीज का उनको बड़ा भरोसा है। बेशक तुर्की में कोई भी जो हुकूमत है बरसे इक़्तिदार जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुर्की के जो आइंदा इंतखाबात में भी अगर ये हालात बेहतर रहते हैं, पाकिस्तान जो तुर्की के दरमियान जो है सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से और माशरती लिहाज से आपस में जो ताल्लुकात है मजीद फरोग पाते, लाज़मी तौर पर इसके मुस्बत असरात दोनों ममालिक की हुकूमतों पर पड़ेंगे, दोनों ममालिक की हुकूमतों पर पड़ेंगे इस दौरे के मुस्बत असरात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, सरबराह TRT उर्दू मौजूद थे। वज़ीर आज़म इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं और ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत इख्तियार करता है और इससे फ़ायदा कितना हो सकता है, इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू कर रहे थे। और इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। इंशाल्लाह कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।